Hello everyone, this is नीलेश कुमार गुप्ता and you are watching एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq बराबर du प्लस dw। इसके बाद फिर मैंने आपको इस पे बेस कुछ एक नोट बताए थे, इनका साइन कन्वेंशन बताया था और कुछ एक नोट में मैंने आपको एनर्जी का कंजर्वेशन समझाया था। वाटरफॉल है, ऊपर से पानी गिर रहा है, टॉप पॉइंट पे जो एनर्जी है उसके अंदर दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। गिरा तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, जमीन से टकराया तो गर्म हो गया तो हाँ हीट एनर्जी आ गई। ये सब बताया था ना। भाई वाटरफॉल ऊपर से गिर रहा है तो उसका पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला आप लोगों ने ड्राइव किया था। बंदूक से गोली दागी थी, पानी गर्म किया था, है पानी से स्टीम बनाते समय बीच बीच में कौन से प्रोसेस से होकर हमें गुजरना पड़ता है। आपको समझ में आते नहीं आते? क्लियर है? कोई परेशानी? किसी सब्सटेंस को हीट दे रहा हूं और वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उस सिस्टम द्वारा, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? Q बराबर ms डेल्टा टी। और अगर मान के चलिए स्टेट चेंज हो रही है तो ml। स्टेट चेंज हो रही है तो ml। अच्छा, स्टेट चेंज हो रही है तो ml। अच्छा, इसमें L क्या था? लेटेंट हीट। गुड, अच्छा बोला आप लोगों ने। और अगर हीट बह के एक जगह से दूसरी जगह निकल जाए तो कैट थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एल, स्टडी स्टेट में जो लगता है, राइट। ये सारी बातें मैं आप लोगों को पिछले टर्न तक बता चुका था और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है और इतना सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने कल पूरा पानी गर्म करके दिखा दिया था आपको क्या क्या स्टेट्स आती हैं बीच में, राइट। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया है। इससे पहले कि मैं उस न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ूं, एक छोटा सा टॉपिक है जो आप लोगों का ऑलरेडी तैयार है, बस मुझे बोलने भर की देर है। तैयार है हम लोग? चलिए ठीक है। तो आप लोगों को ये बात मालूम है कि किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट उसको दी जाती है उसे कौन सी हीट बोलते हो? ml। Q बराबर ml। Q बराबर ml। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा? पढ़ रखा। ओके। एल यहाँ पर लेटेंट हीट हुआ करती थी। यस सर। एम को नीचे तरे में ले आऊंगा तो एल बराबर क्या है जाएगी? Q अपॉन एम। अगर मैं यहाँ पर m बराबर 1 रख दूं, सपोज करो 1 किलोग्राम रख दिया, तो एल बराबर Q नहीं है। बस क्लियर? कितना मास लिया? 1 किलोग्राम यानी यूनिट मास लिया। यस सर। मान के चलिए इस बासन में बर्फ भरी है, 1 किलो बर्फ भरी है, तो 1 किलो बर्फ भरी है और मान के चलिए ये बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पे। यस सर। अब अगर मैं इसे हीट देता हूं तो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ सबसे पहले कहां में बदलेगी? 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में। समझ गए आप मेरी बात को? यस सर। यानी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है भैया? हो रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? yes, इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हुआ क्या? नो सर, कांस्टेंट। समझ में? यस सर। कोई पूछे लेटेंट हीट होती क्या है? व्हाट इज लेटेंट हीट? तो लेटेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। अब इस हीट की रिक्वायरमेंट होती क्यों है? To change the state of the substance at constant temperature. Clear? Yes, sir. किसी सब्सटेंस की स्टेट, यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने के लिए, यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। लेटेंट स्टेट चेंज हो रही है यानी सॉलिड से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड से वेपर में भी कन्वर्ट हो सकता है। बोलो भैया। yes, अब इस लेटेंट हीट को मैं 2 पार्ट में कैटेगराइज कर देता हूं, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब आप ही बता दो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर बात करूंगा डेफिनेशन सेम ही रहेगी, बस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होगा? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में कौन सी से कौन सी में? लिक्विड से वेपर में। तो आपके नोट्सों में सबसे लास्ट पेज जो है, सबसे लास्ट पेज, वहां लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऐसे करके दिया होगा। पूरा आर्टिकल पढ़ मारे आपका हो चुका है।
इतनी बात समझ में आई जो मैंने बोली? मुझे बता सकते हो लेटेंट हीट की यूनिट क्या होगी? हीट एनर्जी है तो जूल, एम मास है तो किलोग्राम। सामान्यतः यूजुअली हम लोग ज्यादातर इसकी जो यूनिट यूज करते हैं हीट एनर्जी को कैलोरी में नापते हैं, मास ग्राम में, तो कैलोरी पर ग्राम भी बोल सकता हूँ। कहानी समझ में आ रही है? देख लो, समझ जाओगे आप फटाफट। इसके बाद आपको नोट दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ आइस, है ना, ऐसा करके दिया हुआ है। और क्या दिया है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, लिसन एवरीवन, ये आपको कल को आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करेंगे, वैसे तो वो क्वेश्चन में दे देता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार दे, आपको पता भी होना चाहिए। सवाल करते समय हो सकता है ये आपको स्वयं से रखनी पड़े, है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस वो आपको दे रहा है 80 कैलोरी पर ग्राम। जाका मतलब क्या है कि 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर? इसका मतलब क्या है? 1 ग्राम पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 540 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। कहानी समझ में आ रही है? वही वैल्यूज लिखी है, आपको याद रखनी है ये वैल्यूज, देख लीजिए, आप समझ जाओगे नोट में। तो वापस हम लोग वहीं आ जाते हैं जहां पर हम थे कल। एक न्यूमेरिकल हमको दिया गया, उस न्यूमेरिकल में पट्टे ने हमसे ये कहा है कि हमारे पास 10 ग्राम बर्फ है। हमारे पास क्या है? 10 ग्राम बर्फ। जी हाँ मेरे भाइयों, वी आर हैविंग 10 ग्राम आइस। क्लियर? 10 ग्राम आइस है और इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है इसका? 0 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर मैंने यहां लिख दिया है थोड़ा सा, 0 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है और इसका मास है 10 ग्राम। सीन क्लियर है? यस सर। आगे वो मुझसे कह रहा है कि इस 10 ग्राम आइस को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं। मैं 10 ग्राम आइस को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इनटू द स्टीम ऑफ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। मैं इसे 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। क्लियर? क्या मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं? 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में। 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, यानी मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस करना चाह रहा हूं। यस सर। ठीक है, समझ गए? और क्या मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं? स्टीम में। स्टीम में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। सीन क्लियर है सभी को? यस क्या सर। हुए को परेशानी नहीं होए तो बताए, ना नहीं तो फिर सुने। तो करें शुरुआत? यस सर। गरम करें हो जाए? चलो आ जाओ, मैंने कल सिखा दिया था आपको कैसे चेंज होती हैं चीजें। चलो आ जाओ। तो मुझे इसको जो हीट देनी होगी, तो देता हूं हीट Q बराबर। सबसे पहले इसमें क्या चेंज आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे अभी ये आइस है, 10 ग्राम आइस है, मैं इसे हीट दूंगा तो सबसे पहले क्या होना चाहिए आप बताओ मुझे? 10 ग्राम वाटर में Q बराबर। ठीक है, हाँ, यहाँ पर अपन पहले क्रियाकलाप कर लेते हैं। ठीक है, 10 ग्राम आइस है और सबसे पहले क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है वो काय में कन्वर्ट होगी? 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में। 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में। समझ गए आप? यस सर। आप महान है। कितनी हीट दोगे इसको इस टाइम पे? 0 डिग्री आ गया औकात में? कहेगा समझ गए क्या है? चमक रहा 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो गई, स्टेट चेंज हो गई। स्टेट टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या? ml। क्लियर? इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली लगेगी या वेपोराइजेशन वाली लगेगी? फ्यूजन वाली लगेगी, यानी आइस की लेटेंट हीट लगेगी, है ना। उसने क्वेश्चन में आपको दिया है लेटेंट हीट ऑफ आइस इज इक्वल टू 80 कैलोरी पर ग्राम और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दैट इज 540 कैलोरी पर ग्राम। कहानी समझ में नहीं आ रही होगी? तो लेटेंट हीट ऑफ आइस लिख दूं या थोड़ा सा अच्छा लगेगा, यू विल फील बेटर। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? आप केवल ml लिखना चाहो तो ml भी ml ही लिखो, हटा डर पाऊ नहीं सुना है। ठीक है, समझ गए ना? घबराओगे नहीं इससे। चलूं आगे? पर आपको इतनी तो तमीज है ना ये काय की लेटेंट हीट है। ठीक है, मैं अब और ज्यादा गर्म कर रहा हूं। अब बताओ क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस को पानी काय में बदलेगा? अब हीट दे जा रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। कहां तक? 100 तक। जी हाँ बहनों भाइयों, 100 तक। 100 डिग्री सेल्सियस में जो कौन सी स्टेट में होगा? पानी में। शाबाश। कितने हीट बोलो?
एम एस डेल्टा टी। शाबाश, एम एस डेल्टा टी। हीट, अच्छा मुझे तो 100 डिग्री सेल्सियस को पानी ना बनाना, मुझे तो 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम चाहिए, तो और हीट दे रहा हूं। अब ये क्या में बदलेगा? स्टीम में। तो 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में। स्टीम में कन्वर्ट होगा। कितनी हीट दोगे? बोले थे पहले सोच तो लेवे करो, एक का जल्दी है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? तो कुल मिला के बेटा यहां पर आप लोग जो हीट दे रहे हैं दैट इज ml प्लस ml डेल्टा टी ml। ठीक है, ओके, आ जाओ। वैसे तो मुझे मास यहाँ कॉमन देख रहा हूँ, कॉमन बॉमन बाढ़ में जानता हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। एम कितने रखता हूँ? 10 ग्राम है। अब जहां मैं लेटेंट हीट ऑफ किसकी रखूं? बर्फ पानी में बदल रही आइस की रखी जाएगी। अब मैं यहाँ थोड़ा सा लिख रहा हूँ आपको जिससे बेटर लगे। अब आप समझ गए ना कहां पर क्या खेल पानी चल रहा है? नोटेशन उसी हिसाब से दे दो, लेटेंट हीट ऑफ आइस। क्लियर? तो ऐसे एल आइस, आइस सीन क्लियर? कितना रख दू लेटेंट हीट ऑफ आइस? 80 प्लस। ठीक है भैया, ये हो गया। चलो फिर से मास आ गया 10 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ना लाया करने रही है वही, वैसे भी हम जानते हैं स्पेसिफिक हीट भले इंसान ने दी है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे कितने देता हूं? 1 डेल्टा टी। 0 से 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया। इसको मैंने नाम दे दिया T1, इसको मैंने नाम दे दिया T2। मैं कहा करता हूं डेल्टा टी। क्लियर? T2 माइनस T1 क्यों किया समझ में आया? चेंजिंग टेम्परेचर है। प्लस एम घास एल, ये कौन सी लेटेंट हीट है? लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। तो ये ऐसे लिख दो स्टीम, ऐसे लिख दो स्टीम, स्टीम। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम 540। जी हाँ जी हाँ मेरे भाइयों, 540। 80 10 या ये वाला आता है 80 का? सरल दिख रही है। T2 माइनस T1। अब डायरेक्ट वैल्यू रख दो, 100 माइनस 0 100 का 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सीधा 1000 लिख दो। बुरा तो नहीं लगेगा तुम्हें? लगे मेरा। हाँ 540 10 क्या? सीन क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? 5400, 1000, 6400 और 800 कितना हो गया? 7200। कितना आ रहा है देखो? 7200 कैलोरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? यू बेटर अंडरस्टैंड। नोट इट डाउन। इसके बाद हमारे सामने अगला सवाल है और उस अगले सवाल में मुझसे यूं कह रहा है एक लेड स्फीयर है। क्या? लेड एक मेटल है। लेड केमिस्ट्री में सुना होगा पीबी। और उस लेड का मास कह रहा है 1 किलोग्राम है। कितना है? 1 किलोग्राम मास है। और यूं कह रहा है 30 मीटर की हाइट से उसे गिराया जा रहा है। 30 मीटर की हाइट से उसे गिराया जा रहा है। किसको? लेड स्फीयर को। और उस लेड स्फीयर का मास कितना है? 1 किलोग्राम। और उस लेड स्फीयर की स्पेसिफिक हीट भी दे रहा है 0.007 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ऐसा दे रहा है आपको? अब वो यूं कह रहा है कि 30 मीटर की हाइट से जब ये लेड स्फीयर गिरेगा तो धमाक ऐसे गिरेगा। यहाँ पर इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? दौड़ रहे बताओ। स्पेसिफिक एनर्जी। पोटेंशियल। चेक करो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी है? और जब ये गिरेगा तो कौन सी एनर्जी? और जब जाते टकरा होगा तो जब ये गिरेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कह रहा है पूरी की पूरी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो कह रहा है जब ये गिरेगा तो इसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा? कितना बढ़ जाएगा? यानी क्या जानना चाहता है? डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर जानना चाहता है यानी डेल्टा टी। क्लियर है? तो नालायकों बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको मैंने ए पॉइंट मान लिया, इसको मैंने बी पॉइंट मान लिया। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए
इज इक्वल टू हीट एनर्जी एट पॉइंट बी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी लूं या हीट एनर्जी लूं? भैया वो पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और हीट एनर्जी ms डेल्टा टी। कौन कौन से 2 स्टेप लेनी पड़ेंगे? हाँ, हाइट दी है तो mgh तो लेनी पड़ेगी, और चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहे हो तो ms डेल्टा टी तो लेना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर का चूंकि जरूरत पड़ रही है तो क्या ले रहे बेमतलब में। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए mgh, मैं चाहता था डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता था, मैंने आपको लिखा था डेल्टा टी बराबर GH/S, राइट। पर ऐसे पागलों की तरह याद करने मत चिपट जाना, ऐसे कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है, क्योंकि वो घुमा के कुछ भी दे सकता है आपको। बोला mgh हीट एनर्जी क्या लिख दूं? ms डेल्टा टी। m पे हम अलग आ जाएंगे, s नीचे आ जाओ नहीं आया, और मैं कचू करना रहा, मैं तो वैल्यू रख रहा हूँ। जी कितने गए? 9.8। जीव नहीं जानते ही वे हैं। हाइट कितने है? 30। ऐसे तरे में नहीं हम एस कितने दो है? बराबर डेल्टा टी। अब तो सॉल्व कर लो है? बता रहा हूँ 10.05 डिग्री सेल्सियस। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। डू यू अंडरस्टैंड दैट? नोट इट डाउन फास्ट नोट इट डाउन। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, वो क्या कहा जा रहा है कि इन अ चेंज ऑफ अ स्टेट, किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही है, और स्टेट चेंज होते समय जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो 200 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। 200 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब, थर्मोडायनेमिक सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो कैसा लोगे? पॉजिटिव। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, उसने बोला है मुझे 200 कैलोरी, नहीं है बात? सीन क्लियर है? और फिर कह रहा है ऐसा करने के लिए वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इज 50 जूल। सिस्टम पे 50 जूल वर्क डन किया जाता है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। क्लियर? तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कह रहा है -50 जूल। तो कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमसे जानना चाहता है। क्लियर? समझ में आ रही है बात सभी को? आंसर टाइम में जूल में कैलोरी में? जूल में। ओके, तो यहां तक बात समझ में आई सभी को? मैंने जो बोला, लिसन एवरीवन, मैंने बचपन में पढ़ा था डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बोले भैया सच कह देता हूं तो लिसन एवरीवन, मैंने बोला था जब भी ये फॉर्मूलाज आप अप्लाई करेंगे तो सभी की यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो सब जूल 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 या कैलोरी कैलोरी कैलोरी। क्लियर? तो आप किसी में भी निकाल सकते हैं, या तो इस जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर लो तो आपका आंसर कैलोरी में आ जाएगा। अगर आपको जूल में निकालना है पूरा आंसर तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर लो। समझ में आ रही है बात? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो 4, पहले तो मैंने ये 200 लिखे बढ़िया सुंदर से, इंटू 4.2 जूल। डेसिमल हटाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, 0 0 उड़ाऊंगा तो क्या पाऊंगा? 42 टू 84। टेबल ही नहीं आता हुआ तो मैं 42 को। सीन क्लियर है? समझ में आ गई बात? चमका दो। बताओ डेल्टा क्यू कितना है? 840। डेल्टा यू फाइंड आउट करना है। डेल्टा डब्ल्यू -50, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -50 इधर आएगा, प्लस का 50, 840 और 50 तो मैं बोल दो 890, 890 जूल। सीन क्लियर है सभी को? नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है डिफाइन आइसोथर्मल कर्व। आपको याद होगा मैंने आज से कुछ दिनों पहले आपको इंडिकेटर डायग्राम और पीवी डायग्राम बताए थे। मैंने बोला था जो इंडिकेटर डायग्राम पीवी डायग्राम है वही आइसोथर्मल कर्व है, वही आइडियामेट्रिक कर्व है, राइट। आइसोथर्मल कर्व की अगर हम बात करें तो प्रेशर को वाई एक्सिस पर और वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पर लेकर अगर कोई ग्राफ खींचा जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल कर्व। यह हाइपरबोलिक कर्व होता है। आइसोथर्मल बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसके हर पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, सेम होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना? सही बोल रहा हूं? पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी।
हमेशा ध्यान रखिए आइसोथर्मल कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर मान के चलो हम काफी सारे आइसोथर्मल कर्व अगर बनाएं तो ये सभी कर्व एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था आइसोथर्मल कर्व के हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम होता है, कांस्टेंट होता है। मान के चलो ये 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आइसोथर्मल कर्व बनाया मैंने। अब मान के चलिए 60 डिग्री सेल्सियस पे आइसोथर्मल कर्व ऐसे है, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो भैया इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर मैं देखूंगा तो आइसोथर्मल कर्व है तो हर जगह टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अब जा वाले के हिसाब से देखेंगे तो 50 होना चाहिए जा पॉइंट पे टेम्परेचर, और इस वाले के हिसाब से देखूंगा तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर 60 होना चाहिए। तो एक ही पॉइंट पे टेम्परेचर की दो वैल्यू हो गई और ऐसा होना इम्पॉसिबल। क्लियर है? तो टू आइसोथर्मल सर्फेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे के कैसे होते हैं? पैरेलल। और ये बात मैं पहले ही बता चुका था कि इनका जो एरिया होगा वो क्या इंडिकेट करेगा? वर्क को इंडिकेट करेगा, बताया था ना? Yes, sir. पढ़ लो, समझ जाओगे आप। आइसोथर्मल कर्व भी पढ़ लो, उसके बाद के नोट भी पढ़ लो। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ द गैस। रेडी? ड्राइव द रिलेशन फॉर द वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ द गैस। चलिए देखते हैं। मैं पहले ही बोल रहा हूं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। इससे पहले कि मैं इस डेरिवेशन को आपको समझाऊं, मैं कुछ छोटी मोटी बातें आपसे जानना चाहता हूं, आप बताएंगे? Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर, ये तक तो बता दो। हाँ, कोई बोला? log x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर, मैंने बताया था d/dx log x का 1/x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर क्या होता है? log x। समझ गए? क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? बोला भैया? किसी जगह अगर मुझे ऐसे दिख जाएगा इंटीग्रेशन और dv/v, तो क्या मैं इसे log v नहीं लिख सकता? लिखेंगे तो बुरा तो नहीं लगेगा, तो मैं लग जाए मैं कर दूंगा मैं। क्लियर है? ये आपने एक जमाने में पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो, log e बेस m की पावर n बराबर, हाँ n पहले आता है, n log m। यू मीन टू से है? चलो आपने ये बता दिया, इसका मतलब आपको पता है। तो अब मैं वो फॉर्मूला पूछता हूं जो आपको इस्तेमाल में आने वाला है अभी, ठीक है? बताओगे? बताइए। उल्टा पूछ रहा हूं। log m माइनस log n बराबर log m अपॉन log n, राइट? log m अपॉन log m अपॉन log m अपॉन रेपटा, log m अपॉन log n नहीं, log e बेस m अपॉन n। क्लियर? नेवर डू दिस। ज्यादातर लोग log m अपॉन log n लिख जाते हैं, रॉन्ग हो जाता है। log e बेस m अपॉन n बराबर log m माइनस log n। पता है आपको? ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। वो बात और है कि आपको याद नहीं है, अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ याद आ रहा है। और एक और बात, जो बात बताने जा रहा हूं शायद आपको पता हो कि नहीं पता हो, आई डोंट नो, पर नहीं पता तो आप लोग लिख लेना, ठीक है? जो बात बता, ये तो पता थे ना जो मैंने बताया। लॉग को ऐसे भी लिखते हैं, मालूम है? दिस इज नोन एज, ये लॉग, ये यही लिखा है, ये और ये एक ही बात होती है। ऐसे लिख दो चाहे लिख दो, बात एक ही है। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, क्लियर? नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं तो हमेशा बेस में ई आएगा। क्लियर? ln x इज इक्वल टू log e बेस x। बेस में ई लगाए। अगर आप बेस चेंज करना चाहते हैं, इसका बेस ई की बजाय 10 करना चाहते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला है 2.303 का आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो ऐसा करने से हम बेस ई की बजाय 10 लिख देते हैं। ये एज अ फॉर्मूला आपको याद रखना है, लिख लो इसको। आप कहीं भी मैथमेटिक्स में भी आपको काम आ सकता है, हायर स्टडी करेंगे तो। log e बेस x बराबर होता है 2.303 log 10 बेस x। तो चलिए फॉर्मूला प्रूव करते हैं। ड्राइव द रिलेशन फॉर द वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ द गैस। हेलो, स्टैंड अप। ये देख रहे हैं आप लोग, ये यहां पर मैंने ये कंटेनर बनाया है, सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल वेसल है,
और यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पिस्टन। पिस्टन समझते हैं आप सब लोग? Yes, sir. इसके अंदर गैस भरी हुई है। मैंने मान लिया 1 मोल गैस है। कितनी गैस है? 1 more gas. 1 मोल गैस। ठीक है जी। यहां से मैं हीट दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? हीट दे रहा हूं। अब जब मैं इसे हीट दूंगा तो जाहिर सी बात है अभी गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। मैंने मान लिया यहाँ पर गैस का वॉल्यूम है V1 और इस टाइम गैस का प्रेशर है P। कितना प्रेशर है इसका? P। अब मैं इसे हीट देता जा रहा हूं। जैसे जैसे मैं हीट दूंगा धीरे धीरे पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। पिस्टन मान के चलिए यहाँ पर आ गया। अब बताइए गैसें एक्सपैंड हुई है कंप्रेस हुई? एक्सपैंड हुई है ना। मैंने मान लिया अब इसका वॉल्यूम पहले V1 था, अब कितना हो गया? V2। सीन क्लियर है? तो ये क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ। क्या हुआ? ये एक्सपेंशन हुआ। जो बोला समझ में आया? क्लियर? अच्छा, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। जब मैं हीट दूंगा तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा। अब अगर मान के चलो मैं पिस्टन हिलने ही ना दूं, यहां से फिक्स रखूं यहाँ पे, क्लियर? कील भील ठोकने को नहीं अड़ा रहे पिस्टन। जैसे बिल्कुल कुकर है, कुकर पे सीटी लगी हुई है, वहां में एमसील भर के भाई जाम कर देंगे ने, सीटी उठ ही नहीं पाए। क्लियर? अब मैं जानते हीट दे जा रहा हूं तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। लेकिन मुझसे कह रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में पिस्टन को अगर जाम कर दूंगा यहाँ पर तो क्या ऐसा हो पाएगा? पिस्टन को फ्री छोड़ दिया तो यहाँ पर हीट देने से जितना टेम्परेचर गैस का बढ़ रहा होगा, पिस्टन के ऊपर जाने से उतना ही टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सिलेंडर की जो वॉल है वो कैसी वॉल लूं? कंडक्टिंग लूं या नॉन कंडक्टिंग लूं? क्योंकि मैं यहाँ से टेम्परेचर बढ़ तो रहा है। अब अगर बढ़ रहा है तो मैं ये भी तो चाहूंगा कि जितना बढ़ रहा है उतना घट जाए वॉल के थ्रू। तो वॉल कैसी लूं? कंडक्टिंग। आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल कंडक्टिंग होती है। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? तो अगर ऐसा प्रोसेस मेंटेन करूंगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जो आपको बोला आपको पल्ले पड़ा? किनारे पर पल्ले पड़ गया? गैसें एक्सपैंड हो रही हैं या कंप्रेस हो रही हैं? तो वो यही पूछ रहा है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ द गैस। गैसों को आइसोथर्मली एक्सपैंड करने के लिए कितना वर्क डन किया जाता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? स्टार्टिंग में मैं गैस का प्रेशर P ले रहा हूं, वॉल्यूम मैंने V1 ले लिया। जैसे जैसे हीट देता जा रहा हूं वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया। इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कैसा रहा? कांस्टेंट। टेम्परेचर को मैंने T नाम दे दिया। सीन क्लियर है भैया? चलो आगे। पूछ रहा है कितना वर्क डन किया, तो आइए मैं उसे बताता हूं मैंने कितना वर्क डन किया। तो गौर से देखिएगा सब लोग, मैंने कितना वर्क डन किया। तो वर्क डन के लिए मैं ये फॉर्मूला लिखूं। मैंने ये फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था, DW बराबर PdV। बोलो भैया, टोटल वर्क डन निकालना है, मैं इंटीग्रेशन कर दूं। वॉल्यूम में चेंज कहां से कहां तक हो रहा है? वॉल्यूम में चेंज कहां से कहां तक हो रहा है? V1 से V2 तक। मैं थोड़ा स्टेप नीचे लिख रहा हूं यहाँ पर। आपको ये स्टेप समझ में आ गया सभी को? V1 से V2 तक। किसी को कोई दिक्कत? सबको यहाँ तक भाषा समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? आगे बढ़ो। ऑनलाइन वालों आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है मैंने जो लिखा है? मूड तो ला दो कम से कम। ठीक है, धरे रहो, जा मैं जाओ बोलता यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ू। अगर ये बात समझ में आ रही है तो फिर आप जो भी करना है आप नहीं करना है, मैं तो इशारे करूंगा, मेरा काम तो हो गया। आप इंटीग्रेशन और DW समझ गए? W? अच्छा, मैं कुछ कहूंगा नहीं, बस इशारे करूंगा, आप लोग समझ लेना। कितने गैस भरी है तीजा में? 1 मोल गैस के लिए मैंने पढ़ा है PV बराबर RT। तो P बराबर त्याई है, यही RT अपॉन V। बराबर ये तो P की जगह मैंने तान दिया RT अपॉन V और ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो ये इंटीग्रेशन? V के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो V को छोड़ देंगे, बच्चा खुच्चा किसको फेंकू बाहर? तो RT मैंने बाहर फेंका तो क्या बच गया? 1 अपॉन V dV या dV अपॉन V, कुछ भी लिख दू, बात एक ही है। मतलब ये
W बराबर आरती, हाँ बोलोगे नहीं आप? देख क्या बोल रहे, तम कम पढ़ रहे हो। इंटीग्रेशन और dx अपॉन x, log x होता है, तो इंटीग्रेशन और dv अपॉन v, log v, log e बेस v। बोलो या लिमिट v1 v2 का हुए को परेशान नहीं हो तो बताए। W बराबर जहाँ मैं कहा लगाऊं, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट कितनी है v2, किसकी जगह रखूं, v की जगह, तो log e बेस v2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v1 है, v की जगह v1 रखूंगा तो कुछ एहसास जगे, कैसे क्या एहसास जग गए। log m माइनस log n क्या होता है, log v2 अपॉन, महान बच्चे हैं आप, धन्य बच्चे हैं। सुन ले लल्ला, खत्म। पेपर में अभी बता रहा हूं, वैसे तो अभी इसमें आगे बहुत आगे तक किया गया है, पेपर में यहां तक कर दिया, टक खेल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। W बराबर आर टी लॉग ई बेस v2 अपॉन v1, फॉर्मूला टक याद रहना चाहिए। ओहो, अब सुनो सुनो, इधर गौर से देख लीजिएगा, जहां तक एग्जाम का सवाल है आप लोग यहां तक कर देंगे, पर्याप्त है। पहले तो मैं जन्म ही आ जाए, आगे की बात तो बाद में आवेगी, ठीक है। अब आगे देखिए, मैं जो कर रहा हूं आप कर दे तो अच्छी, लेकिन हाँ समझ में पूरा आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कौन सा स्टेप यूज में आ जाए कोई भरोसा नहीं। समझ गए आप का बेस ये हटाना, मैं कहा कर दूं 2.303, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो जाए ऐसा लिखता हूँ 2.303 RT log e बेस v2 अपॉन v1। क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में नहीं आई, log सॉरी, हाँ सॉरी मेरी गलती है, log 10 बेस v2। मैं तो चेक कर रहा था आप बोलते हो कि नहीं बोलते, पर आप बोल पड़े। यहाँ तक सीन क्लियर है सभी को बेटा, कोई दिक्कत? और सुनो W बराबर 2.303 RT log 10 बेस v2 अपॉन v1 लिखा है। कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे थे, जोर से बोलो। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है वो बॉयल्स लॉ पर बेस्ड होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ है तो इसका मतलब P1 V1 बराबर P2 V2। बोलो या, तो इसे ऐसे नहीं लिख सकता P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1। बोलो, तो V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 लिख सकता हूँ, तो V2 अपॉन V1 की जगह समझ में ही नहीं आई, ये सब फॉर्मूले बन गए। क्या है, 1 मोल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन Pv बराबर RT, n मोल गैस के लिए ये सारे कर्म तुमने करे हैं 1 मोल गैस के लिए करे हैं। n मोल गैस होती तो nRT देख लो फटाफट ये, और इसके बाद वाला नोट दोनों देख लो, ठीक है। तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।